से ये चर्चाएं जो आप कह रहे हैं सर बहुत जोर शोर से चल रही हैं कि ये बांग्लादेश मॉडल है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे कहा जाता था अमेरिका है, अमेरिका की डीप स्टेट है, शेख हसीना को अपदस्थ करने के पीछे ऐसा ही यहां कहा जा रहा है, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो हैं पूरी तरीके से चीन समर्थक थे, पूरी तरीके से चीन की तरफ झुके हुए थे। और एससीओ समिट अभी जैसा हुआ भव्य चीन के अंदर, उसके बाद माना जा रहा है इसके पीछे कोई अमेरिकन हैंड हो सकता है, कोई फॉरेन हैंड हो सकता है। जी राघवन ने हमें काठमांडू से एक जानकारी दी, मैं बात भी कर रहा था राहुल जी से कि मैंने पूछा उनसे कि कौन है इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे। कल से हम लोग यही बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक एनजीओ का नाम लिया, हामी नेपाल। हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ जिसने इस प्रदर्शन की कॉल दी थी, जिस पर ये सारे आंदोलनकारी सड़कों पर आए हैं। अब उसके कुछ और कनेक्शन भी पता लग रहे हैं राहुल जी, आपको बताइए। इनका जो मेन व्यक्ति है वो है सुदान गुरांग, जो कि हामी नेपाल को चलाता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हामी नेपाल को फंड कौन करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कोका कोला इससे फंड करता है, वाइबर करता है, गोल्ड स्टार करता है, मलबरी होटल्स करते हैं, साथ ही यूएस की एशियन अमेरिकन लीगल डिफेंस एजुकेशन फंड इसे फंड कर, अमेरिकन एजेंसी फंड कर रही है। तो यानी जिस तरह से अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी है वो डॉक्टर फांग जो है उसको इंटरनेशनल जो है उसके तो जिस तरह से फंडिंग हो रही है अमेरिकन क्रिश्चियन बॉडी है ये, अमेरिकन क्रिश्चियन बॉडी साफ दिखाई देता है कि इसमें यूएस का हाथ कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस तरह का वहां पर कुछ ना कुछ प्रपंच रचा है। और ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल जो है बहुत सालों से, और इससे हासिल क्या हुआ, एक प्रो चीन गवर्नमेंट को गिराने बिल्कुल। और बहुत सालों से नेपाल जो है वो वेरियस एजेंसीज का, जिसमें यूएस की है, चाइना की है, पाकिस्तान की है, वो प्लेग्राउंड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आईएसआई बहुत ज़्यादा एक्टिव नेपाल में रहती है, और सारे हथियार और ड्रग्स और जितने भी नकली नोट भारत में होते हैं वो नेपाल एक जरिया है, वहां से खबरें आती रहती हैं ऐसी, और इसकी खबरें भी आती रहती हैं। तो वो एजेंसीज का प्लेग्राउंड है। अगर आप काठमांडू जो लोग गए हैं उन्होंने यूएस का वहां सेटअप देखा होगा, ये मैसिव सेटअप है वहां पे यूएस का काठमांडू के अंदर। तो एक तो चीन की तरफ झुकती सरकार चीन काठमांडू में या नेपाल में, और दूसरी तरफ वहां के राजनेताओं के बच्चों का लग्जरी का जो लाइफस्टाइल है, जिसने पूरे मामले को भड़काया। वहां पे टिकटॉक पे जिस तरह से वहां के नेताओं के बच्चों ने लग्जरी आइटम्स को डिस्प्ले किया, उसके साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, उससे लोग भड़के, जिसको भड़काने का काम मुझे लगता है, अभी तक ये बाकी तथ्य आएंगे, ये जो है हामी नेपाल ने किया। अरे एक बार फिर से मैं उस तस्वीर की बात करूंगा समीर जी, जो ये हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर जो चल रही है और इसको लेकर जो दावे हैं कि ये मंत्रियों के घरों के आसपास लैंड हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के आवास के पास भी, और इनको वहां से सुरक्षित किसी तरीके से निकाला जाए, इसका रास्ता ढूंढा जा रहा है। क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सीधे अब मंत्रियों के और नेताओं के घर हैं। इन्होंने राष्ट्रपति का घर नहीं जिन्होंने छोड़ा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का आवास थोड़ा और सुरक्षित होगा, लेकिन इतनी भीड़ के सामने कौन टिकेगा। तो इसीलिए ये चर्चा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है वहां प्रधानमंत्री और मंत्रियों को बचाने के लिए वहां पर ऑपरेट किया गया है, और केपी शर्मा ओली दुबई में एक सेफ एग्जिट का रास्ता जो है वो इस वक्त खोज रहे हैं। समीर जी देखिए, प्रधानमंत्री ओली साहब तो हेलीकॉप्टर में बैठ के दुबई जा सकते हैं, लेकिन बाकी सांसदों का क्या होगा। अभी खबर आ रही है कि 20 से 25 सांसद जो है उनकी पार्टी को लापता हो गए हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। नेपाली कांग्रेस के 17 सांसद लापता हो गए, वो अपने परिवार के साथ कल रात को ही निकल चुके हैं वहां पर। तो इतना डर का आलम है कि जो सरकार चला रही है उनके सांसद लापता हो चुके हैं। और खबर यह भी आ रही थी, अभी एक एजेंसी की खबर में देख रहा था कि कल ओली साहब ने सेना से कहा था कि भाई रात को आप टैंक सड़कों पर उतार दो, तो सेना ने मना कर दिया ये सब करने से कि ये संभव नहीं होगा। तो सेना ने भी कह दिया कि भाई देश के छात्रों के ऊपर हम टैंक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ओली साहब को लग रहा है केपी शर्मा ओली फुल फोर्स यूज करना चाहते थे। कल उन्होंने सेना से कहा था कि रात को आप टैंक सड़कों पर उतार दो, जिससे कल सुबह कोई विद्रोह नहीं हो पाए। अगर होता है तो आप उसे कुचल देना। सेना ने बहुत स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम अपने छात्रों के ऊपर टैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है यह बता रहा है कि जब सेना ने अगर ओली से कह दिया है सांसद आपके लापता हो गए, आपके 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, 5 से ज्यादा मंत्री अपने परिवार के साथ कहीं निकल चुके हैं, या तो किस देश में चले गए, कहां छुपे ये पता पड़ेगा। तो जब ऐसी अराजक स्थिति बन चुकी है वहां पर, और अब तो जनता ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि भाई ओली के बिना हमें कोई स्वीकार नहीं, ओली को जाना होगा। अब ओली को जाना होगा, ओली कोई भी गोली चला ले वो बच नहीं सकते। अब सवाल ये सर कि ओली नहीं तो कौन। अब इन प्रदर्शनकारियों ने ये मांग रखी है ये तब होता है जब आपस में समझौता हो, अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होती है कि नहीं मैं जा रहा हूं तो आपकी जगह ये अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की बागडोर सेना प्रमुख संभालेंगे, कौन संभालेंगे। इस समय तो जनता ने कह के रखा है, छात्रों ने कह के रखा है कि पहले आप इस्तीफा दो,
ऑन द स्पॉट इस्तीफा दीजिए, उसके बाद एक सरकार बने, फिर छात्र उसमें शामिल होंगे। क्या सेना का कंट्रोल हो जाता है, क्या वहां के राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं, या जनता का किसी को कहती है? सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर तो वहां की ऑपोजिशन के नेता भी हैं, सब है। प्रचंड ऑपोजिशन लीडर है, उनके घर को ऑपोजिशन के सांसद भी फरार हो गए, वहां से भाग गया। तो जनता तो इस समय अराजक हो चुकी है। ना आपको सत्ता पक्ष पे भरोसा, ना विपक्ष पे भरोसा। मुझे लग रहा है कि इस समय दो ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि अगर ओली जाएंगे तो सेना अभी फिलहाल वहां की सत्ता को संभालेगी, या यह हो सकता है कि जो काठमांडू के जो मेयर है, जनता जिनको समर्थन दे रही है, जिन्होंने कल जनता के इस उपद्रव को समर्थन दिया था कि भाई मेरा समर्थन है, तो हो सकता है कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाए, अंतरिम सरकार का वो नेतृत्व करे। चर्चा कि भाई ओली साहब ऐसा परिवार और जो पॉलिटिशियंस है, इनके बीच में भी सत्ता संघर्ष जो है हमेशा से चलता रहा है। तो वहां पे राज परिवार, बहुत सारे लोग जो हैं वहां पे राज परिवार को जो है वो सत्ता में देखना ये और बात नहीं है। राजा ज्ञानेंद्र का कल से कुछ अता पता नहीं है, कहीं खबर में नहीं है राजा ज्ञानेंद्र, बयान नहीं आ रहा। सारे आंदोलन को एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं जब वक्त होगा तो वो आएंगे। एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ सर कि आपने चाइना का, पाकिस्तान का और जिक्र किया, तो इसको ये याद करिए कि जब तक भारत उनका एक बड़े भाई के तौर पर नेपाल में भूमिका निभा रहा था, तब तक उस तरह की स्थितियां वहां नहीं बनी थी। लेकिन चीन ने जैसे जैसे एक्सपेंशन वहां पर किया है, और उससे नेपाल को एक अट्रैक्टिव लग रहा था कि भाई चाइना से बड़ा ताकतवर है, वो पैसा वहां पर मिलेगा, मदद मिलेगी, डेवलपमेंट का एक जो मॉडल चाइना के थ्रू रखा गया। उसके बाद चाइना और फिर पाकिस्तान वहां पर जिस तरह से एंटर हुए, उनसे ये सारी स्थितियों में एक बड़ा बदलाव आया, और नेपाल जो है लगातार मुश्किलों में घिरता गया है भारत को छोड़ने के साथ। और इसीलिए वहाँ पर भारत विरोधी गतिविधियाँ ज़्यादा चालू हुई। एक समय तक तो नेपाल और भारत को भाई भाई के रिश्ते के तौर पर हम लोग देखते थे, भारत बड़े भाई के तौर पर वहाँ पर खड़ा हुआ था। बेटी रोटी का रिश्ता बोलते हैं, बेटी रोटी का रिश्ता था, वो तो अब भी थोड़ा बहुत बना हुआ है। लेकिन चाइना की एंट्री से, चाइना ने जिस तरह से वहाँ पर एक्सपेंशन किया, उसने भारत विरोधी वो गतिविधि की। लेकिन आज वो उस साजिश में, उस पूरी गफलत में नेपाल फंस गया।